हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और आज हम जेडीली कंसाइज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हुए आज डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। ठीक है, और उसका डेरिवेशन देखेंगे कि उन्होंने क्या इक्वेशन दिया जिसकी हेल्प से हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं किसी भी एटम के बारे में, उसमें जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो बेस है क्वांटम केमिस्ट्री की। ठीक है, बिना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के हम लोग जो है कोई भी इंफॉर्मेशन करेक्टली नहीं बता सकते थे। 1930 से पहले हम लोग जो है श्रोडिंगर इक्वेशन, श्रोडिंगर ने जब वेव इक्वेशन नहीं दी थी तो उसके पहले हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो मॉडल्स पढ़ते थे, एटम का जो मॉडल पढ़ते थे वो क्लासिकली पढ़ते थे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के आने के बाद से जो भी हम लोगों ने बाद में पढ़ना शुरू किया वो माइक्रोस्कोपिकली या कह सकते हो क्वांटम बेस पे हम लोगों ने इसको पढ़ा। ठीक है, तो ये जो थी, ये इक्वेशन ऐसी थी, ये मैथमेटिकल इक्वेशन जो कि काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे देती थी सॉल्व करके ही। ठीक है, इसमें हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को भी पता लगा सकते थे, स्पीड को भी, और प्रोबेबिलिटी भी हम निकाल सकते हैं कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे कहाँ पे कम होंगे। तो ये इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल थी। देखते हैं इस इक्वेशन का जो है डेरिवेशन कैसे हुआ। तो फॉर स्टैंडिंग वेव, ठीक है, इस इक्वेशन को जो डिराइव किया गया है वो ऑन द बेसिस ऑफ जो इलेक्ट्रॉन लिया गया है वो वेव के तरीके से लिया गया है। ठीक है, कहा गया कि जो अगर इलेक्ट्रॉन जो है वेव की तरह बिहेव कर रहा है उसके बेसिस पे इसको सॉल्व किया गया है। तो फॉर ए स्टैंडिंग वेव सच ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, स्टैंडिंग वेव क्या होती हैं? अगर हम किसी रिजिड सरफेस से कोई भी रस्सी को बांध के क्या करते हैं, ऐसे करते हैं। ठीक है, ये होती है स्टैंडिंग वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। इस वेवलेंथ, ये जो वेव थी इसका वेवलेंथ जो है क्या है, लैम्डा। वेवलेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रो। ओके, whose amplitude at any point along x may be described by a function of fx. It can be shown that कोई भी स्टैंडिंग वेव का जो इक्वेशन है वो बनेगा ये डी टू एफ एक्स डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस फोर पाई स्क्वायर लेमडा एक्स एफ एक्स। ओके, ये इन्होंने डायरेक्ट लिखा है, मैथमेटिकल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज अ वेव विच मूव इन ओनली वन डायमेंशन। ठीक है, एक्चुअली जो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो थ्री डी पार्टिकल्स होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, थ्री डी पार्टिकल उनको माना जाता है। अगर इनको वन डायमेंशन मान के हम सॉल्व करें इस इक्वेशन को तो हमारे लिए ईजी होगा, और उसको बाद में हम क्या करेंगे, थ्री डायमेंशनल के फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है, थ्री डायमेंशनल के फॉर्म में अगर हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसलिए इसको वन डी के फॉर्म में हम लोग सॉल्व करते हैं और बाद में उसको जो है थ्री डी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो एफेक्स है, एफेक्स इज अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है, ये क्या है? प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ एफेक्स है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको साई से एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि साई हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। इस इक्वेशन को हम यहाँ पे किस के लिए लिख रहे हैं? ओनली फॉर वन डायमेंशनल एक्स के लिए। अगर इसको थ्री डायमेंशन में देखना चाहें तो एक्स वाई एंड जेड तीनों में देख सकते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद में यूजिंग द सिंबल, ये इसको कहते हैं हम लोग, इसका नाम होता है कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है डेल टू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू बाई डेल वाई टू प्लस डेल टू बाई डेल जेड टू, इसके बराबर होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, इसका नाम याद आएगा तो बता देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू, ये जो है इसको हम इस साइन से डिनोट करते हैं। इसको लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लैप्लासियन ऑपरेटर होता है। तो लाप्लासियन ऑपरेटर जो है ये यूज़ किया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है? डेल टू बाई डेल एक्स टू, डेल टू बाई डेल वाई टू एंड डेल टू बाई डेल जेड टू। ठीक है, इससे यहाँ पे डिनोट किया गया और ये एक्सप्रेशन लिखा गया है इसके बराबर। ओके, उसको और शॉर्ट करके लिख दिया गया है। तो डी ब्रोगली रिलेशनशिप क्या है? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया था।
तो लैम्डा एच अपॉन एम वी के बराबर है, तो यहाँ पे लैम्डा की जगह क्या करेंगे, एच अपॉन एम वी को हम क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे। सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ओके, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर इसलिए स्क्वायर हो जाएगा और ये बनेगा। इसको हम क्या करेंगे, इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो ये एक्सप्रेशन बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हाउ यर द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज मेड ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। हमको पता है किसी भी सिस्टम की एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या कह सकते हैं, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 1/2 एम वी स्क्वायर। सो यहाँ पे क्या कह सकते हैं, 1/2 एम वी स्क्वायर इक्वल टू ई माइनस न्यू, सॉरी वी, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m अपॉन ए माइनस वी। ठीक है, इस 1/2m को क्या करेंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे। सब्स्टिट्यूटिंग फॉर द वी स्क्वायर द इक्वेशन 1.5। ठीक है, 1.5 यहाँ पे जो आई थी इक्वेशन हमारी, ये इक्वेशन, इसमें हम क्या करेंगे, वी स्क्वायर की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1/2m ई माइनस वी, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कैसे 2/m ई माइनस वी, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये बन के तैयार हो जाएगी हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये बन के तैयार हो जाएगी हमारी क्या, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। यहाँ पे ई क्या है, टोटल एनर्जी, वी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, साई क्या है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड डेल्टा स्क्वायर जो है, डेल्टा जो है लाप्लासियन ऑपरेटर है। तो ये है हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम के लिए अलग अलग सॉल्व करके बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन टू द वेव इक्वेशन, दैट इज सॉल्यूशन विच और फिजिकली पॉसिबल मस्ट हैव सर्टेन प्रॉपर्टीज। जो हमारा वेव फंक्शन होता है, ठीक है, ये साई, ये कोई भी फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये जो वेव फंक्शन होता है कोई भी फंक्शन नहीं होता है, इसकी कुछ लिमिट्स होती है। जैसे साई जो है वेव फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, मस्ट बी इनफाइनाइट, must be single valued. The probability of the finding the electron over all space from the plus infinity to minus infinity must be equal to 1। ठीक है, इसकी जो probability of finding इलेक्ट्रॉन है प्लस इन्फाइनाइट से माइनस इन्फाइनाइट के बीच में, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, 1 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया अगर इसको समझना चाहें कि ये क्या लिखा है कॉन्टिन्यूस, तो इसकी जो ग्राफ होता है ना, ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए कि ऐसे बना है फिर दूसरा टूटा है ग्राफ। ठीक, तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए सही, ये नहीं कि इनफाइनाइट हम कह दें। ठीक है, इसको हम लोग वेव फंक्शन में नहीं कंसिडर करते हैं। सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, एक वैल्यू आए, एक 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 वेरिएबल के लिए एक वैल्यू दे। ठीक है, और जो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट के बीच में जिसकी प्रोबेबिलिटी हो वो एक हो। एक प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब इसके बीच में होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि इसके बीच में हो ही ना। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी 1 से कम है मतलब कम है, या कह सकते हैं 0 है तो है ही नहीं। अगर यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी है मतलब क्या है, इसके बीच में ही होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, पार्टिकल। तो ये है इसकी कुछ लिमिट जो वेव फंक्शन को शो करती है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट, और यहाँ पे हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट ए पॉइंट एक्स वाई जेड इज साई स्क्वायर। किसी जगह पे जो इलेक्ट्रॉन की पाने पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, साई स्क्वायर होती है। उसको निकालते कैसे हैं, इस एक्सप्रेशन से निकालते हैं, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट, ये माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में हमारा जो वेव फंक्शन है, क्योंकि हमारा जो वेव फंक्शन है वो 3 डायमेंशनल के लिए सॉल्व किया जाता है, डी एक्स डी वाई डी जेड, 3 बार इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, जो भी वेरिएबल्स इसके मिलेंगे उसके बेसिस पे इसका इंटीग्रेशन होगा। उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, मैक्सिमम 1, माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट के बीच में होना चाहिए। ओके, प्रैक्टिकल होना ही चाहिए कहीं ना कहीं। तो इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। सेवरल फंक्शन कॉल्ड psi1 psi2 psi3 will satisfy this condition to the wave equation, and each of these has corresponding energy E1 E2 E3. Each of these wave functions psi1 psi2 etc. is called the n orbital by analogy with the orbit in the Bohr theory. In hydrogen atom, the single electron normally occupied at the lowest energy level E1, this is called the ground state. The corresponding wave function psi1 describe the orbital, that is the volume in space.
वेयर देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ओके। तो जो कोई भी हमारे एटम्स होते हैं उनमें जो भी लेवल्स होते हैं ए वन ए टू ए थ्री एनर्जी लेवल्स होते हैं, उनका जो वेव फंक्शन होता है साई वन साई टू साई थ्री होता है, ठीक है। और उसी वेव फंक्शन दिखाता है कि इस ऑर्बिट में या इस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम है, ठीक है। फॉर ए गिवन टाइप ऑफ एटम दे आर द नंबर ऑफ सॉल्यूशन टू द वेव इक्वेशन विच आर एक्सेप्टेबल। किसी भी एक एटम के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन द वेव इक्वेशन आर एक्सेप्टेबल, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पे वेव इक्वेशन बनती हैं। ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है, ठीक है। ये प्रोबेबल हमारा जो होता है ये इसको हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा रियल में इसको हम लोग नहीं कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई चीज़ एकदम एक्यूरेट नहीं होती, ये प्रोबेबल होता है, ठीक है। कि पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितने परसेंट हैं, ज़रूरी नहीं 100% हो, ठीक है। 90% हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। अगर इसको हम क्लासिकल व्यू में देखें तो कोई भी, जैसे कोई इंसान है, ठीक है, ठीक है, जैसे कोई इंसान है तो उसको, वो जैसे यहाँ पे है, ठीक, तो उसको यहाँ पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर वो यहाँ पे है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कंप्लीट एक है, अगर नहीं है तो ज़ीरो है, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जब हम प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो इंसान यहाँ पे 30% पाया जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्यूरेट नहीं बताते हैं कोई चीज़, ठीक है। हम लोग वहाँ पे उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ का क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं, ठीक है। बाकी कोई भी चीज़ इसमें क्या होती है, एकदम एक्यूरेट नहीं होती। वहाँ पे हम लोग 30% भी कह सकते हैं कि इंसान है वहाँ पे उस जगह पे, ठीक। तो ये है इसका प्रोबेबिलिटी का जो है यूज़ होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को जो मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसको, उसमें हमको क्या मिलते हैं, कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं। उन रिजल्ट के बेसिस पे ही हम आगे के ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। तो वो कोई चीज़ एक्यूरेट नहीं होती, ना किसी चीज़ का शेप जो है एक्यूरेट होता है, अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिकली या क्वांटम केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे हैं। और जो भी हमारी क्वांटम नंबर्स होती हैं वो भी हमारी इसी बेसिस पे आई हैं, ठीक है। A subsidiary quantum number L describes the shape of the orbital occupied by the electron. L may have the 0, 1, 2, 3, 4 is equal to 0 the orbital spherical. अब देखो यहाँ पे जो क्वांटम नंबर्स हैं उन्होंने भी अपने बेसिस पे डिसाइड किया उसका स्ट्रक्चर। अब कैसे, एल का जो वैल्यू अगर जीरो है तो कहते हैं कि जो हमारा एटम होगा वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा, ठीक है। एल इज इक्वल टू अगर हमारा क्या है, वन है, सॉरी ये एटम नहीं ऑर्बिटल, ठीक है। तो उसका ऑर्बिटल क्या होगा, डम्बल्ड शेप का होगा, ऐसे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी और यहाँ पे ज़्यादा होगी, ठीक है। बाकी इन जगहों पे कम होगी, यहाँ पे डेंसिटी नहीं होगी, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या थे, अब ये हमारे जो डायग्राम बनते हैं, ये एल की वैल्यूज को जब हम सॉल्व करते हैं तो वहां से हमको क्या मिलता है, एक प्रोबेबिलिटी का, एक मैथमेटिकल वैल्यू मिलती है जिसको हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं और उसके बेसिस पता चलता है कि इस जगह पे प्रोबेबिलिटी, इस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी पाई जाने की इलेक्ट्रॉन की और यहाँ पे ज़्यादा थी। उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने एक ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो हमने कहा कि इस जगह पे खूब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे खूब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी बीच में नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे हैं और यहाँ पे हैं। तो ये कुछ ऐसे करके बना देंगे, ठीक है। सेंटर में इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की जो पॉसिबिलिटीज़ है बहुत कम है। तो ये हो जाता है हमारा। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटम नंबर्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और हमको वहाँ से क्या निकालते हैं, एक मैथमेटिकल वैल्यू निकालते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है। और ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और इस ऑर्बिटल्स के आगे क्या होता है, एटम के स्ट्रक्चर को, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को और ज़्यादा माइक्रोस्कोपली हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ है, एंड व्हेन L is equal to 3 or more complicated f orbital is formed. The later SPDF come from the spectroscopic term sharp, principal, diffuse and fundamental, which are used to describe the lines and atomic spectra. यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म, ठीक, ये काफ़ी हायर की चीज़ें होती हैं, ठीक, जिनको हम लोग वैसे नॉर्मली आगे की क्लासेस में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इस बुक में भी इन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया गया है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को, ठीक है, क्योंकि इसका लेवल जो है वो इस बुक का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा है, लेकिन अभी ये लोअर लेवल की बुक है, ठीक है।
यहाँ पे उन चीज़ों को डिस्कस नहीं किया गया, टर्म सिंबल को और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म को, और उन चीज़ों को हम आगे बढ़ेंगे कभी। Examination of a list of all the allowed solution to wave equation shows that the orbital fall into groups. In the first group solution, the value of the wave function psi and अब यहाँ पे फिगर देखो, ठीक है। फिगर अगर देखते हैं यहाँ पे, यहाँ मेरे पास ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है। एस ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, एक स्फेयर के अंदर थी। ये इलेक्ट्रॉन पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी थी, उसको जो हमने सॉल्व किया तो हमको जो मैथमेटिकल वैल्यू मिली, उससे जो ग्राफ प्लॉट किया या जो भी प्लॉटिंग किया, उससे हमको क्या मिला, मैथमेटिकल पिक्चर जो मिला वो क्या मिला, स्फेरिकल मिला। तो हमने कहा कि वो एस ऑर्बिटल है। हमने दूसरा जो पिक्चर ड्रॉ किया दूसरी वैल्यूज़ के लिए, तो हमको कुछ ऐसा मिला कि इधर खूब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, इधर खूब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, बाकी बीच में नहीं है, तो हमको मिला ये देखो, इसका ये दिखाया गया है, ऐसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये जो छोटे-छोटे दिख रहे हैं, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। ऐसे-ऐसे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिटल कोई फिगर नहीं होता है, ना कोई फूल होता है, फूल पत्ती नहीं होता है, ठीक है। ये एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये कुछ ऐसे पाया जाता है, इसी बेसिस पे ये ऑर्बिटल्स बनते हैं। यहाँ पे पी ऑर्बिटल के बारे में दिखाया गया है, देखो। ये पी ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, ये है पी ऑर्बिटल, ये पी एक्स ऑर्बिटल है, एक्स एक्सिस पे है ये एक्स एक्सिस पे है, इसलिए पी एक्स ऑर्बिटल है। ये है आपका डी जेड और डी एक्स वाई ऑर्बिटल, ठीक है। ये एक्स और वाई के बीच में इसके लोब्स होते हैं, ये डी एक्स वाई ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये जो भी ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स हमारे ड्रॉ होते हैं कैसे, जब हम किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या एजीमुथल क्वांटम नंबर के बेसिस पे हम लोग जब सॉल्व करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो उससे जो हमको सॉल्यूशन मिलते हैं, ये सॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इनको हम लोग जो है नॉर्मली कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इनको हम लोग जो है सॉफ्टवेयर की हेल्प से करते हैं। ये जो पुराने साइंटिस्टों ने अपने जो सॉल्यूशन दिए, रिसर्च पेपर दिए, उनमें उन्होंने किया, ठीक है। उसके बेसिस पे इन प्लॉट्स को ड्रॉ किया गया। इनको हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते नॉर्मली, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक, काफ़ी ज़्यादा बड़ी क्वेश्चंस होती हैं, ठीक है। इनके लिए हमको काफ़ी ज़्यादा टाइम चाहिए और काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, 5-5 10-10 पेज के इसके सॉल्यूशन होते हैं। इन सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को जो है नॉर्मली हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं, हम लोग इसको डायरेक्टली पढ़ते हैं कि कैसे ये हैं, ठीक है। डी ऑर्बिटल में 4 लोब्स होते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल कैसे बने, आज हम लोगों ने इन चीज़ों को देखा, ठीक है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की हेल्प से। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में क्या चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी मेनली, कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो जहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है जहाँ वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, और उन्हीं के बेसिस पे हमारे होते हैं ऑर्बिटल के शेप डिसाइड होते हैं, कि एक लोब होगा कि 2 लोब होंगे कि स्फेरिकल होगा, ठीक है। यहाँ पे इस टेबल में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो हमारा उसका जो सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है सब्सिडियरी, इसको हम ये भी कह सकते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर। तो 0 होता है और ये 0 है, तो ये 1s ऑर्बिटल को शो करता है, ठीक है। अगर 2 है, 2s 2s ऑर्बिटल को शो करता है। तो ये कुछ डेटा है, ठीक है, जिनके बेसिस पे हम लोग ऑर्बिटल बताते हैं। 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4t। ये जो आगे नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आगे जो लिखे थे 1s में 1, 2s में 2, 2p में 2, 3s में 3, 3p में 3, ये जो होते हैं इनको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। अगर 1s लिखा है तो हम देख के बता सकते हैं कि इसका जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा 1 होगा, और बाकी हमारा जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है या फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर होता है वो फिक्स होता है। एस के लिए 0 होता है, ठीक है, एस के लिए क्या होता है 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, पी के लिए 1 होता है, और डी के लिए क्या होता है 2 होता है। ऐसे ही कंटिन्यू चला जाता है आगे तक। एफ के लिए 3 होता है, जी के लिए 4 होता है, एच के लिए 5 होता है, आई के लिए 6 होता है, ठीक, ऐसे करके चला जाता है कंटिन्यू।
और जो हमारी m की वैल्यू होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो क्या होती है -L2 + L तक। जैसे यहाँ पे 0 है तो इसका 0 होगा, ये भी 0 है। अगर 1 है तो +1 से लेके -1 तक। हम लोग नंबर लाइन पढ़ते थे ना, नंबर लाइन में क्या पढ़ते थे, यहाँ पे 0 पढ़ते थे, और इधर पॉजिटिव इंटीजर्स होते थे, इधर नेगेटिव इंटीजर्स होते थे। तो अगर हमको यहाँ पे 1 मिल गया ना, तो 1 से लेके -1 तक जितने भी होंगे ना, वो क्या होंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होंगे। 1 -1 0 और -1, ये तीनों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स में आएंगे। ऐसे ही इस बेसिस पे इसको ड्रॉ किया गया है। ओके, इस टेबल को। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा कि श्रोडिंगर की इक्वेशन क्या होती है, उसका डेरिवेशन देखा, और उसके बेसिस पे ये देखा कि ऑर्बिटल्स किस प्रोबेबिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग जो है ड्रॉ किए जाते हैं। और जो ऑर्बिटल्स होते हैं वाकई में नहीं होते हैं, एक प्रोबेबिलिटी, ये कह सकते हैं मैथमेटिकल पिक्चर होता है, ठीक है। मैथमेटिकल सॉल्यूशन के बेसिस पे ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं और उन्हीं को हम ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, उन्हीं को हम ऑर्बिटल कहते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है इसको कंटिन्यू करेंगे।